Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Ghulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic। स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन्स का यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है एमडीकैट सीरीज में और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है हाइड्रोकार्बन्स के यूनिट में वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। तो इसी के साथ अल्काइंस का जो टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रेलिवेंट भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं एंटी टेस्ट में। तो इस टॉपिक को हम इसी हवाले से डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो एंटी टेस्ट में आ सकते हैं। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि टर्मिनल अल्काइंस और इंटरनल अल्काइंस में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। टर्मिनल का मतलब होता है एंड, बिल्कुल किनारे पे जो चीज मौजूद हो उसे हम टर्मिनल कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टर्मिनल अल्काइंस की तो उसमें कार्बन टू कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा वो चेन के बिल्कुल एंड पे होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं लाइक इथाइन। अब इथाइन में तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, दो ही कार्बन उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और इथाइन को हम नॉर्मली एसिटाइलीन भी बोलते हैं। चूंकि इसका पहला मेंबर है तो अल्काइंस को हम नॉर्मली एसिटाइलीन्स बोलते हैं, जैसे अल्केन्स को पैराफिन, अल्कीन्स को ओलिफिन्स और अल्काइंस को जनरली हम बोलते हैं एसिटाइलीन्स बोलते हैं क्योंकि इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो इथाइन है। ये एक गैस है और इसी गैस को हम यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए भी यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटाइलीन गैस यूज करते हैं। इसी तरह देखें प्रोपाइन में 3 कार्बन है तो यहां पे भी नंबरिंग की जरूरत नहीं है। इसमें भी हमेशा आपको टर्मिनल अल्काइंस ही मिलने हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इस साइड पे लगाएं या इस साइड पे लगाएं वो पोजीशन 1 ही रहनी है। असल में जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है या डिस्कस होती है जिस पॉइंट पे वो एटलीस्ट 4 कार्बन से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक 4 कार्बन वाली अल्काइन ली जिसमें कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है जिसको हम 1 ब्यूटाइन बोलेंगे। 1 एक्चुअली पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की। तो आपको कंपाउंड्स के नेम अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर लिखा है इसका नेम क्या है। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन है तो नोमेनक्लेचर के हवाले से हमारी एक कंप्रीहेंसिव सी वीडियो मौजूद है जिसमें बड़ा ही आसान सा तरीका बताया गया है कि हम कंपाउंड्स को किस तरह से साइंटिफिकली नेम कर सकते हैं। तो वो लाजमी आप देख सकते हैं किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो। अच्छा बेटा देखें, ये हमारे पास है 1 ब्यूटाइन, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पहली कार्बन पे मौजूद है 1 ब्यूटाइन है। अब ये सारी टर्मिनल अल्काइंस है। जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वो बिल्कुल चेन के एंड पे मौजूद है, इसको हम टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं और इन्हीं को हम 1 अल्काइंस भी कहते हैं। 5 कार्बन होंगी तो 1 पेंटाइन, 6 कार्बन होंगी तो 1 हेक्साइन। मींस ये सारी अल्काइन जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहली कार्बन के साथ मौजूद होगा उसे हम टर्मिनल अल्काइंस या उनको 1 अल्काइंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनल अल्काइंस हैं। अब इंटरनल अल्काइंस कौन सी होंगी? जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड पे मौजूद नहीं होगा, चेन के कहीं अंदर होगा। मींस 2 कार्बन भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो उनको हम बोलते हैं इंटरनल अल्काइंस। 4 कार्बन है, यहां पे भी 4 कार्बन है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन मौजूद है पहली कार्बन में। यहां पे देखें कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं लाइक देखें 1 2 3 4 तो कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। यहां पे देखें 1 2 3 एंड 4 तो इसमें कार्बन नंबर 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ये 1 ब्यूटाइन है और ये 2 ब्यूटाइन है। तो देखें जी, आपने टर्मिनल अल्काइंस और इंटरनल अल्काइंस का डिफरेंस तो पता लग गया। अब हम बात करते हैं एसिडिक अल्काइंस क्या होती हैं या एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन का मतलब क्या है। तो देखिए जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड असल में कहते किसे हैं। नॉर्मली देखें, आपने आर्नियस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपने लॉरियन ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपने लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और डिफरेंट एसिड और बेस की थ्योरीज हैं जो आपने मतलब पढ़ी होंगी। नॉर्मली 3 ही डिस्कस करते हैं हम एफएससी में। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकते हैं या वो हाइड्रोजन आयंस जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं वो डोनेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो उनको हम एसिड कहते हैं। तो देखें, अगर हम बात करते हैं अल्केन अल्केन अल्काइन तो हाइड्रोजन तो सभी के पास है। तो अल्काइन में ऐसी क्या खास बात है कि इसका हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है और ये एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। वैसे तो देखें हर कंपाउंड का एसिडिक करैक्टर होता है, किसी का एसिडिक करैक्टर होता है, किसी का अल्काइन करैक्टर होता है, किसी का न्यूट्रल होता है। मींस वो कोई ना कोई करैक्टरिस्टिक्स लाजमी रखते हैं एसिड बेस को लेके।
तो जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी आपके लिए एक्सेप्शनल होती है, अच्छी होती है, हम उनको लाजमी डिस्कस करते हैं। लाइक हम अल्काइंस की बात करते हैं। तो देखिए जी, अल्काइंस में क्या होता है, कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन एटम पार्शियल पॉजिटिव होती है और कार्बन पार्शियल नेगेटिव होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लाइक मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं इथेन, इथीन और इथाइन के। हमने दो दो कार्बन वाले कंपाउंड लिए इसमें, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मींस हम तीनों ही हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर लेते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को, और हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है और ऐसा क्यों है, मींस वो क्यों ज्यादा एसिडिक है। देखिए जी, अगर हमारे पास इथेन मौजूद है और आप इसका कार्बन एनाइन बनाते हैं, मींस इसका नेगेटिवली चार्ज आइंस बनाते हैं, तो क्या होगा, आप इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। कोई भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं किसी भी कार्बन से, इस कार्बन से या इस कार्बन से। आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया, मींस आपने प्रोटॉन यहां से निकाल दिया। अब हमने देखना यह है कि इस प्रोटॉन को यहां से रिमूव करना कितना आसान है। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जब आप प्रोटॉन को रिमूव करेंगे और इससे जो एनाइन बनेगा, ये असल में हमारे पास, हम इसको बोलते हैं, ये है कार्बन एनाइन। सिंपली इसको हम बोल सकते हैं कार्बन एनाइन। हम बोलते हैं कि कार्बन में जहां पे भी नेगेटिवली चार्ज मौजूद होता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बन एनाइन बोलते हैं। तो अब हमने देखना है कि जो कार्बन एनाइन बन रहा है, तीनों केसेस में सबसे स्टेबल कार्बन एनाइन कौन सा है, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी के बनने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी ऐसे ही हमने इस हाइड्रोजन को यहां से सिलेक्ट किया रिमूव करने के लिए। वैसे मैं बता रहा हूं, कोई भी हाइड्रोजन रिमूव किया जा सकता है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड में। यहां पे भी देखें, एक कार्बन एनाइन बन गया, प्रोटॉन यहां पे भी रिलीज हो गया, ये एनाइन बन चुका है। और इसी तरह जब हम पहुंचते हैं इथाइन में, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला चार्ज कुछ यहां पे भी लिख सकते हैं हम, लिखने को तो लिखने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखें प्रोटॉन रिलीज हुआ, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये भी हमारे पास कार्बन एनाइन बन गया, ये भी हमारे पास कार्बन एनाइन बन गया हमारे पास। अब इसमें देखें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात देखें तो सबसे जो स्टेबल होता है हमारे पास एनाइन, वो इथाइन से बनने वाला कार्बन एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसकी रीजन क्या है, अब इसके ना कुछ रीजंस हैं, मैंने यहां पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और Pka वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब Ka वैल्यू और Pka वैल्यू को केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे इसको। एसिडिक स्ट्रेंथ, नॉर्मली जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो उसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, Ka पे डिपेंड कर रही होती है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, मींस डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ का Pka वैल्यू के साथ इनवर्स रिलेशन है, मींस किसी एसिड की Pka वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी वो उतना ही वीक एसिड होगा, और जितनी उसकी Pka वैल्यू कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब यहां पे देखें, मैंने इथेन, इथीन और इथाइन की Pka वैल्यूज लिखी हैं। इथेन की जो नॉर्मली Pka वैल्यू वो 50 है, और इथेन में जो कार्बन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। इथीन की Pka वैल्यू 44 है और इसकी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इथाइन में Pka वैल्यू 25 है और इसकी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप यहां पे देखें, इथाइन की Pka वैल्यू इथेन और इथीन दोनों से कम है, मींस इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों से ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ का Pka वैल्यू के साथ। अच्छा, यहां पे एक और बात भी समझ आ गई कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन का भी कोई ताल्लुक है। कैसे ताल्लुक है, देखिए जी, ये हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जितनी s की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, मींस किसी भी बॉन्ड में s ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन जितनी ज्यादा होती है वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल साइज में छोटा होता है, मींस s ऑर्बिटल देन p, फिर d और f ऑर्बिटल्स आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहे होंगे, ज्यादा मौजूद होंगे उनका हिस्सा, तो उसमें होगा ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब रहेंगे,
जिसकी वजह से उस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मींस बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं ग्रेटर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। इसका मतलब ये होगा कि जिसमें एस ऑर्बिटल ज्यादा होगा, एस ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा और इसी वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा देखें जी, अब ये वाली कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड और यहां पे sp हाइब्रिडाइज कार्बन ऑर्बिटल के साथ इसका बॉन्ड बनी, मींस इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है और इनके पाई बॉन्ड भी बने हुए हैं। इसका मतलब है यहां पे sp2 बॉन्ड बना हुआ है, मींस ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। मतलब ये हुआ कि जब हम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां पे बचेगा इस जगह पे, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा, मींस यहां पे ऑक्यूपाई करेगा। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा, ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया है प्रोटॉन के जाने से, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है कार्बन एटम के पास, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ मौजूद है और यहां पे जो होगा स्पेस कम है बरल, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से यहां पे, मींस ये स्ट्रेट फॉर्म में होगा। स्टूडेंट मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ये लोन पे एज इट इज मौजूद होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मौजूद है, मींस इस बनने वाले कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन थी, s ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। याद रखिएगा ये बात पहले बता चुका हूं आपको मैं कि स्टेबिलिटी का ताल्लुक जो है ना वो रिएक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। मींस आप कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी का जो ताल्लुक है ना वो कुछ इस तरह से है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा, जो जितना कम स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इथाइन के केस में हमारे पास जो कार्बन एटम मौजूद है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और उसमें s ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन पार्शियल नेगेटिव बन जाती है और यहां से प्रोटॉन का रिलीज होना आसान हो जाता है। अच्छा, यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब नॉर्मली अगर हम देखें तो इस वाली कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नॉर्मली 2.5 हम कंसिडर करते हैं, 2.48 होती है, हम 2.5 इसको बोलते हैं। अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, 2.66 हो जाती है और जब sp हाइब्रिडाइजेशन आती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.99 या 3 हो जाती है। तो देखें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, प्रोटॉन का यहां से अब रिलीज होना और आसान हो जाएगा। मींस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अब इक्वली शेयर्ड नहीं है, कार्बन इन इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि देखें जी कार्बन के 3-3 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट हुए हैं इस ट्रिपल बॉन्ड में, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक खिंचाव मिल रहा है कार्बन की तरफ से। तो ये कार्बन जब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी तो हाइड्रोजन स्ट्रांगली पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी, इस वजह से भी इस प्रोटॉन का यहां से रिलीज होना आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां तक तो बात आपको समझ आ गई कि इथेन, इथीन और इथाइन में जो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो उसकी एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब है ये जो बनने वाला कार्बन एनाइन है ये ज्यादा स्टेबल है और इसी वजह से अल्काइन जो है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन एंड अल्केन्स। तो ये बातें तो हमने डिस्कस कर ली और हमें पता है कि एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस में होगा, इंटरनल अल्काइंस में तो देखें जी यहां पे हाइड्रोजन एटम ही नहीं होगा, तो एसिडिक नेचर का क्या होगा। हम कुछ एग्जांपल्स और कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं। देखिए जी हमारे पास सिंपल अल्काइन का मॉलिक्यूल है, हमने सोडियम अमाइड को यूज किया, ये हमारे पास है जी अमाइड NH2, ये सोडियम है, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम
अमाइड बोलते हैं और इसको सोडामाइड भी कहते हैं, इसको हम सोडामाइड भी कहते हैं। लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे ये सोडियम आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो गया, ये है जी प्रोटॉन का रिलीज होना। हमारे पास सोडियम अल्कनाइड्स बनेंगे और अमोनिया एज ए बाय प्रोडक्ट होगी। और अगर हम यूज करते हैं सोडियम मेटल को मोल्टन फॉर्म में यूज करते हैं और हम यहां पे यूज कर रहे हैं इथाइन गैस को, तो क्या होगा, सोडियम मेटल इन दोनों हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगी और इनकी जगह पे खुद आ जाएगी। दो सोडियम आ गए तो डाई सोडियम एसिटाइड्स बन चुके हुए हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस गिवन आउट, यहां से रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस। इन डाई सोडियम एसिटाइड्स को हम यहां से सेपरेट भी कर सकते हैं और ये जो एसिटाइड्स हमारे पास बनते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन, उनकी सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए किस तरह से हम यूज करते हैं, देखिए हमारे पास दो रिएक्शंस लिखे हुए हैं। इथाइन का रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। क्यूप्रस क्यों बोल रहे हैं, यहां पे कॉपर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो याद रखिएगा जिस भी ट्रांजिशन मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी लाइक Cu+1 और Cu+2, +1 जो होती है वो क्यूप्रस और +2 जो होगी वो क्यूपरिक होगी। तो जो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी स्टूडेंट याद रखिएगा OUS क्यूप्रस, और हायर होंगी इक पे एंड होगी क्यूपरिक। लाइक Fe+2 है तो फेरस, Fe+3 है तो फेरिक, Pb+2 है तो प्लम्बस, Pb+4 है तो प्लम्बिक, Sn टिन जो है Sn+2 है तो स्टेनस है, Sn+4 है तो स्टेनिक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक भी होता है। बहरहाल ये हमारे पास है क्यूप्रस क्लोराइड और ये अमोनिकल है, ये हमारे पास असल में अमोनिया का सोल्यूशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोलते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन। इसका रिएक्शन हो रहा है और देखें जी कॉपर मेटल ने दोनों हाइड्रोजन एटम को यहां पे रिप्लेस किया और हमारे पास डाई कॉपर एसिटाइड बन गए। बाय प्रोडक्ट्स में अमोनियम क्लोराइड और वाटर मौजूद है। सेम ऐसा ही रिएक्शन यहां पे मौजूद है हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये जो रिएजेंट है ना ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इस रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी डिस्कस करेंगे। इसे कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं टॉलिन्स रिएजेंट। याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं टॉलिन्स रिएजेंट, बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को। यहां पे सिल्वर मेटल करेगी, इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी और डाई सिल्वर एसिटाइड्स बनेंगे। बाय प्रोडक्ट में अमोनियम नाइट्रेट और वाटर मौजूद है। अब इन दोनों रिएक्शन की खासियत क्या है, खासियत ये है कि जो कॉपर के एसिटाइड्स बनेंगे ये रेडिश ब्राउन कलर के होंगे। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट्स बन रहे हो, कोई गैस इवॉल्व हो रही हो या उसमें कोई कलर चेंज हो रहा हो, तो वो रिएक्शन एज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज हो सकते हैं, क्योंकि उन रिएक्शंस के जो फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, मींस जो कलर चेंज हो रहा है या उसमें कोई खास गैस की स्मेल आ रही है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्शन के कंप्लीट होने को। तो यहां पे देखें जो रेडिश ब्राउन पीपीटीज हैं ये इस बात के इंडिकेट कर रहे हैं कि अल्काइन से हमारे पास डाई कॉपर एसिटाइड्स बन रहे हैं। इसी तरह यहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं डाई सिल्वर एसिटाइड के। तो इन दोनों रिएक्शन को हम एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज कर सकते हैं दूसरे हाइड्रोकार्बन से डिफरेंशिएट करने के लिए। लाइक अगर आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर आपको रेडिश ब्राउन पीपीटीज या व्हाइट पीपीटीज मिलते हैं, दोनों में से किसी भी रिएजेंट को यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास सब्सटेंस अल्काइंस की फैमिली से बिलोंग करता है। एक और बात, आप टर्मिनल अल्काइंस और इंटरनल अल्काइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी ये टेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस देंगे, इंटरनल अल्काइंस ये टेस्ट नहीं देंगे। मींस आप यूं कह सकते हैं कि हम ट्रिपल बॉन्ड की जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम ये टेस्ट यूज कर सकते हैं कि मींस वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है या किसी और कार्बन एटम पे मौजूद है। मींस वही बात, टर्मिनल और इंटरनल अल्काइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी हुई है कि जो नॉर्मली अल्काइंस यानी कि इथाइन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो 10⁻20 टाइम्स ज्यादा होती है इथेन और इथीन से। अच्छा, यहां पे एक और बात आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊं कि मैंने यहां पे अल्काइंस या आप यूं कह लें इथाइन के एसिडिक स्ट्रेंथ को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है और बताया कि ये बड़े स्ट्रॉन्गली एसिडिक होते हैं। लेकिन देखें जितने भी स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो मिनरल एसिड से ज्यादा नहीं है, इवन कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से भी कम है, वाटर से। लाइक देखें इसकी पीके वैल्यू 25 है इथाइन की, तो वाटर की जो पीके वैल्यू होती है वो अराउंड 17 होती है, और इवन जो अल्कोहल्स होती है उनकी 16 to 17 के राउंड अबाउट होती है। मींस
इथाइन जो है वो हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में ज्यादा, मींस अगर हम सारे हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो जो अल्काइंस हैं या जो इथाइन हमारे पास मौजूद है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इनसे ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी सब्सटेंसेस लाइक वाटर, अल्कोहल है, या हम मिनरल एसिड्स की बात करते हैं H2SO4, HCl, HNO3 वगैरह की, तो उनके मुकाबले में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिर भी कम है। तो स्टूडेंट ये था टॉपिक हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस का, और इसमें हमने देखा कि अल्काइंस क्यों एसिडिक है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन का रोल क्या है, इनकी पीके वैल्यूज को हमने देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से चेंज होती है विद द चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो स्टूडेंट ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो बहुत ही आसान सा था और छोटा सा लेक्चर था उसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। स्टूडेंट दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।